दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और उसमें अपन ने फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, उसके न्यूमेरिकल्स और उसकी एप्लीकेशंस दोस्तों हमने कर ली थी। उसका सेकंड टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का श्रोडिंजर इक्वेशन। दोस्तों नेक्स्ट नाम है श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन को पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे वेव फंक्शन के लिए कि वेव फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका क्या है। क्योंकि जब वेव फंक्शन की अपन बात कर लेंगे तो श्रोडिंजर इक्वेशन जो लिखी जाएगी दोस्तों वो वेव फंक्शन के रूप में ही लिखी जाएगी। तो वेव फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन बात यहां से चालू कर रहे हैं कि प्रकाश के कुछ फिनोमिना ऐसे थे, कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। व्यतिकरण, विवर्तन, बहुत ध्यान से सुनेंगे, विवर्तन और ध्रुवण। ये तीन फिनोमिना ऐसे थे जिनको तरंग प्रकृति के आधार पर समझाया अपन ने। किस आधार पर समझाया दोस्तों? तरंग प्रकृति के आधार पर। ये तीन फिनोमिना ऐसे थे जो प्रकाश की जो स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन है, न्यूटन की जो थ्योरी है, उससे इन तीनों फिनोमिनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसके बाद में इन तीनों फिनोमिनाओं को अपन ने हाइगन के तरंग सिद्धांत से अपन ने इनको एक्सप्लेन किया। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे भी थे, कुछ घटनाएं ऐसे भी थी, कौन कौन सी? जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका विकिरण। इनको अपन ने तरंग सिद्धांत से नहीं एक्सप्लेन किया। इनको अपन ने यह माना कि प्रकाश वो कण के रूप में गति करता है, यानी कणीय प्रकृति के आधार पर इनको अपन ने समझाया। और यहां से अपन को यह भी पता चला कि आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत या आइंस्टीन का क्वांटा सिद्धांत यहां से डेवलप हुआ। आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है और प्रत्येक एनर्जी इक्वल्स टू h होती है। ठीक है, एनर्जी आइंस्टीन के अनुसार छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है और प्रत्येक पैकेट्स की एनर्जी दोस्तों क्या होती है? इक्वल्स टू h। ये प्लैंक का सिद्धांत था, लेकिन आइंस्टीन ने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काउंट किया था। इसलिए अपन मान रहे हैं इसको कि ये जो तीन फिनोमिना थे वो तरंग प्रकृति के आधार पर समझाए गए, ये जो तीन फिनोमिना थे वो कणीय प्रकृति के आधार पर समझाए गए। इन दोनों सिद्धांतों से, इन दोनों जो बातें हैं, इनसे क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों? कि प्रकाश है उसकी तरंग प्रकृति भी है, तरंग प्रकृति भी क्या है? मान्य है। और प्रकाश की कण प्रकृति भी मान्य है। प्रकाश की तरंग प्रकृति भी है और प्रकाश की कण प्रकृति भी है। इसका मतलब ये जो व्यवहार हो गया इस प्रकाश का, वो दोस्तों क्या हो गया? द्वैत व्यवहार। यानी इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी दोस्तों? ड्यूल नेचर। यानी इसका व्यवहार है वो दोहरा व्यवहार है। अब जब प्रकाश तरंगें परस्पर चलती हैं तो वो अन्योन्य क्रिया भी करती हैं, कण रूप में भी करती हैं और तरंग रूप में भी करती हैं। तो ये बात अपन के समझ में आ गई कि कुछ जो लाइट के फिनोमिना थे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, वो तरंग प्रकृति के आधार पर समझाए गए। कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो कणीय प्रकृति के आधार पर समझाए गए। और प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में आइंस्टीन की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आइंस्टीन ने, जब भी अपन प्रकाश की आपतन होता है तो अपन क्या कहते हैं? फोटोन के रूप में, मतलब प्लेट पर प्रकाश का क्या होता है दोस्तों? आपतन होता है। उन छोटे छोटे, आइंस्टीन का जो क्वांटा सिद्धांत भी बोल सकते हैं कि ऊर्जा प्रकाश की सबसे छोटी इकाई है, उसको अपन क्वांटा बोलें। मिनिमम एनर्जी विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्वांटा, एंड दैट क्वांटा इज नोन एज फोटोन। और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स अपन ने माने हैं। और दोस्तों उसमें प्रत्येक पैकेट्स की एनर्जी क्या है? इक्वल्स टू h। जहां h क्या है? प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है? उसकी आवर्ती है। इन घटनाओं के आधार पर अपन ने प्रकाश को कह दिया कि प्रकाश की तरंग प्रकृति भी है और प्रकाश की कण प्रकृति भी है।
और ये दोनों प्रकृति होने के कारण अपन ने कह दिया कि प्रकाश का कैसा व्यवहार है, द्वैत व्यवहार है। अब अपन आगे बोल सकते हैं, क्या बोलें कि जब प्रकाश तरंगे परस्पर अन्योन्य क्रिया करती है, जब प्रकाश तरंगे परस्पर अन्योन्य क्रिया करती हैं, तो जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो अन्योन्य क्रिया करती हैं, तो इससे उत्पन्न प्रभाव करती हैं, तो इससे उत्पन्न प्रभाव, इससे उत्पन्न जो प्रभाव है उसको अपन क्या कहेंगे कि कौन सा प्रभाव है भाई, प्रकाश के तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। प्रकाश का कैसा सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है। नेक्स्ट बात क्या है कि जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है, जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो उसका कैसा व्यवहार है, प्रकाश का कणीय सिद्धांत। कि प्रकाश तरंगे परस्पर अन्योन्य क्रिया करती हैं, किसी माध्यम में चलती हैं और मिलती हैं, तो वो जो सिद्धांत है वो कौन सा है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। जैसे व्यतिकरण में है, व्यतिकरण अपन पढ़ेंगे तो जानेंगे कि दो और दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में जाती हैं तो वो एक साथ मिलती है और एक साथ मिलकर के उनके एनर्जी का क्या हो जाता है दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दैट फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। तो वो हो गया प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करती है तो उसके कौन से व्यवहार की, तब कण स्वरूप, या अपन मान सकते हैं कि भाई उसका कौन सा स्वरूप अपन को दिखाई दिया, कण स्वरूप व्यवहार प्रकाश का अपने नॉलेज में आया। ठीक है, कण स्वरूप, और कण स्वरूप हो गया तो क्या हो गया दोस्तों, क्वांटम स्वरूप भी इसका अपन बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। वो क्वांटम सिद्धांत इससे अपने प्लैंक जो सिद्धांत है उससे दिया गया। तो इस आधार पर प्रकाश की दोस्तों वहां भी अपन ने कह दी प्रकाश की कैसी प्रकृति हो गई, द्वैत प्रकृति हो गई। प्रकाश की कैसी प्रकृति होगी, द्वैत प्रकृति होगी। और इस प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पे लोगों ने क्या सोचा कि जब भाई प्रकाश है वो तरंग रूप में भी है और प्रकाश कण रूप में भी है, तो क्या कण है, प्रकाश तो तरंग थी, पहले तरंग की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में कण की डिस्कवरी हुई। तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई कणों की भी तरंग प्रकृति हो सकती है क्या। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे 1916 में, जिसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली। कौन से वैज्ञानिक थे वो, डी ब्रोगली। और उन्होंने बात कह दी कि जैसे प्रकाश की दोकला व्यवहार है वैसे कणों का भी दोकला व्यवहार हो सकता है। तो उन्होंने एक बात कह दी और उसको अपन क्या कहते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं दोस्तों, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग के लाक्षणिक गुणों का, प्रकाश तरंग के लाक्षणिक गुणों का कणों के लाक्षणिक गुणों से संबद्ध होना पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक होना पाया जाता है। उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण
लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए, संबद्ध होने चाहिए, अर्थात किसी गतिशील कण है तो उसका संवेग होगा दोस्तों, किसी गतिशील कण के सहचारी, साथ साथ किसी गतिशील कण के सहचारी एक तरंग की कल्पना की जा सकती है, ये बात किसने कह दी दोस्तों? डी ब्रोगली ने कह दी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिस प्रकार से प्रकाश की दोकली व्यवहार होता है, कुछ फिनोमेना ऐसे थे, कुछ फिनोमेना ऐसे थे, इसके आधार पर प्रकाश की द्वैत प्रकृति होगी, फिर इससे जो प्रभाव उत्पन्न हुए उनको प्रकाश तरंग सिद्धांत, और इस आधार पर प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति होती है उसके आधार पर साइंटिस्ट जो डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति है उसी प्रकार से जो कण है उनका मतलब लाक्षणिक तरंगों के रूप में भी क्या होना चाहिए, उनका उपयोग अपन कर सकते हैं। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग, उन्होंने टारगेट किसको लिया? प्रकाश तरंग को लिया, कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंग के कण रूप भी की बात कर सकते हैं और तरंग रूप की भी बात कर सकते हैं, उसी प्रकार से किसी गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंग भी संबद्ध होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुणों का कणों के लाक्षणिक गुणों से संबद्ध होना पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए, अर्थात किसी गतिशील कण P के सहचारी एक तरंग की कल्पना की जा सकती है जिसकी तरंग धैर्य दोस्तों लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन पी दी गई, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन पी होती है। और जब डी ब्रोगली साहब ने ये बात कह दी, उन्होंने तो ये सिद्धांत दे दिया, अब सिद्धांत ऐसे ही थोड़ी मान लें कि किसी ने दे दिया और अपन मान लें, तो इस सिद्धांत को जब अपन ने माना दोस्तों इस सिद्धांत को जब माना तो इसकी प्रायोगिक पुष्टि की गई। भाई ऐसे तो कैसे मान लें इस सिद्धांत को कि डी ब्रोगली साहब ने तो कह दिया कि जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है उसी प्रकार से जो द्रव्य कण है, अब द्रव्य का मतलब क्या हो गया? जिनसे एटम बना है, द्रव्य मैटर जिनसे बना है। मैटर किन से बनता है दोस्तों? एटम से बनता है। मैटर किस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम है, और एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सीधी सी बात ये होगी, डी ब्रोगली साहब ने यह कह दिया कि जब प्रकाश की दोकली नेचर हो सकती है तो जो कण है वो कण तो है ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो कण तो है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के सहचारी किसी तरंग को अपन संबद्ध कर सकते हैं क्या? ये बात किसने कही? डी ब्रोगली ने कही। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके ये बात कह दी, और फिर दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, कौन कौन से? डेविसन और जर्मर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इस जो डी ब्रोगली साहब ने जो बात कही उसकी पुष्टि डेविसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविसन जर्मर प्रयोग। एक तो इस वैज्ञानिक का नाम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ में एक वैज्ञानिक और थे जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कंपटीशन एग्जाम में पीएचडी में क्वेश्चन आया है, उसका नाम है, दूसरा वैज्ञानिक था जीपी थॉमसन। याद रखना है दोस्तों, जीपी थॉमसन भी डेविसन साहब के साथ में थे उस प्रयोग को, और इन्होंने केवल और केवल एक ही बात की पुष्टि की, तरंग सिद्धांत की। और इन्होंने जो पुष्टि की वो किसके तरंग सिद्धांत की दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के तरंग सिद्धांत की, कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है, इलेक्ट्रॉन जब कण मूव करता है तो वो चलेगा तो उसके साथ में एक तरंग संबद्ध होनी चाहिए। और इस डेविसन जर्मर प्रयोग में जब उन्होंने किया तो प्रकाश की कौन सी घटना को उन्होंने प्रेक्षित किया? तो दोस्तों अपन को ध्यान में रखनी है विवर्तन। किस घटना को? विवर्तन को किया। तो यहां से मतलब ये क्वेश्चन अपने पुट अप हो सकता है कि प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति थी, डेविसन जर्मर साहब ने जो, डी ब्रोगली साहब ने जो अपन को स्टेटमेंट दिया, डी ब्रोगली ने 1916 में जो स्टेटमेंट दिया, उसकी प्रायोगिक पुष्टि किसने की दोस्तों? डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन और जर्मर और जीपी थॉमसन नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब इस बात की पुष्टि की। और पुष्टि में उन्होंने कौन से फिनोमेना को काम में लिया? विवर्तन को काम में लिया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेविसन जर्मर प्रयोग में किस प्रकार की घटना का वर्णन? तो विवर्तन का प्रयोग है। और उन्होंने तरंग सिद्धांत की पुष्टि की, और कौन से कण के तरंग सिद्धांत की पुष्टि की? तो
तो अपन ये लिखेंगे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताया कि इलेक्ट्रॉन की वास्तव में कैसी प्रकृति होती है दोस्तों, तरंग प्रकृति होती है। जैसे ही इनके स्टेटमेंट की, डी ब्रोगली साहब के स्टेटमेंट की पुष्टि डेविसन जर्मर प्रयोग और जीपी थॉमसन से हो गई, तो उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि जो द्रव्य कण है वो भी किसी तरंग के साथ में क्या होते हैं दोस्तों, संबद्ध होते हैं। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की कौन सी कैसी प्रकृति होगी दोस्तों, द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, उसी प्रकार अपन क्या कह सकते हैं, द्रव्य जो मैटर है उसकी भी दोस्तों कैसी होगी, द्वैत प्रकृति होगी, ड्यूल नेचर होगी। किसकी पुष्टि के बाद में डेविसन जर्मर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने एक कंक्लूजन दिया और उन कंक्लूजन को एक्सपेरिमेंटली किस लोगों ने एक्सप्लेन किया, डेविसन जर्मर विवर्तन, डेविसन जर्मर और जीपी थॉमसन। इसको तो सब लोग जानते हैं लेकिन थॉमसन साहब को कोई नहीं जानता। ये क्वेश्चन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है तो अपन को ध्यान में रखना है। तो ये जीपी थॉमसन है। अब जब द्रव्य कणों को अपन ने कह दिया कि द्रव्य कणों से संबद्ध क्या होनी चाहिए दोस्तों, तरंग संबद्ध होनी चाहिए, यानी तरंग प्रकृति उनकी है। तो अब अपन बात कर रहे हैं वेव फंक्शन पे, अपन जल्दी आ रहे हैं कि वेव फंक्शन कैसे है। तो देखो अब अपन बात कर रहे हैं तरंग पैकेट की अवधारणा, तरंग पैकेट, अभी आएंगे अपन तरंग पैकेट की अवधारणा। इसको बताना बहुत जरूरी था इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ये कि ये जो अवधारणा दी ये श्रोडिंजर नाम के वैज्ञानिक ने दी और श्रोडिंजर को भी क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग जो साइंटिस्ट है उसको माना जाता है। श्रोडिंजर जैसे हाइजेनबर्ग आ गए, हाइजेनबर्ग के बाद में डी ब्रोगली साहब की बात अपन ने की, डेविसन जर्मर आ गए और अब अपन बात करें श्रोडिंजर की। श्रोडिंजर से क्वांटम मैकेनिक्स का असली में स्टार्टिंग है। तो अब अपन के कि भाई द्रव्य यदि तरंग प्रकृति को निरूपित करेंगे, द्रव्य जो अपन ने कहा पुष्टि हुई है, द्रव्य तरंग को निरूपित करें, द्रव्य तरंग को निरूपित करेंगे दोस्तों, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। तरंग को निरूपित करते हैं तो क्या होगी, अभी अपन ने इक्वेशन दी थी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहां एच क्या है दोस्तों, प्लांक नियतांक, एच क्या है, प्लांक नियतांक, और पी क्या है, पी बराबर यदि एम मास का कण है और वी उसका वेग है तो पी दोस्तों क्या हो गया, उसका संवेग हो गया, अपन इसे कह सकते हैं संवेग। तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, एच अपॉन पी इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे दिया अपन ने अपनी इच्छा से। जहां पर एम क्या है, इसमें अपन एम लिख देंगे, एम द्रव्यमान है, एम क्या है दोस्तों, द्रव्यमान। और ध्यान रखना इस द्रव्यमान को कई बार परीक्षा में कन्फ्यूज करने के लिए संहति भी इसको बोला जाता है, संहति द्रव्यमान। और वी क्या है दोस्तों, वेग। अब द्रव्य तरंग की आवर्ती, यदि ये द्रव्य तरंग अपन ने मान लिया तो द्रव्य तरंग की आवर्ती, द्रव्य तरंग की आवर्ती का मतलब है कि जिन कणों को अपन ने तरंग रूप में माना है वो उस द्रव्य के पार्ट हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन को मानो, चाहे प्रोटॉन को मानो, चाहे न्यूट्रॉन को मानो, वो किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, इसलिए इससे अपन क्या बोल रहे हैं, इसको दोस्तों द्रव्य बोल रहे हैं। तो द्रव्य तरंग की आवर्ती, बात अपन क्वांटम की कर रहे हैं तो E इक्वल्स टू एच न्यू, और यहां से न्यू क्या हो गया दोस्तों, E अपॉन एच, न्यू क्या हो गया, E अपॉन एच। अब आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन का एक ही इक्वेशन है जिसके कारण वो फेमस है, mc स्क्वायर अपॉन दोस्तों क्या हो गया, h हो गया। अब यहां से h अपॉन एम की वैल्यू यहां से अपन निकालें तो h अपॉन एम की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, h अपॉन एम बराबर क्या हो गया, v इंटू लेमडा, क्या हो गया, v इंटू लेमडा। और वो h अपॉन एम, और यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, c स्क्वायर बटे h अपॉन एम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और वो वैल्यू यहां पुट कर दें अपन तो इंप्लाइज दैट न्यू इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया, सी स्क्वायर अपॉन लेमडा इंटू वी, आया कि नहीं आया, आ गया। और यहां से ये जो है तरंग जो बनी है उसका कला वेग जिसको अपन बोलते हैं वीपी, पी का मतलब है कला, फेज वेलोसिटी, वीपी बराबर दोस्तों क्या आ गया, हाँ वीपी बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा। तो न्यू तो ये लेमडा इसके पास में ले जाएंगे तो ये दोस्तों क्या हो गया, सी स्क्वायर अपॉन वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया और यहां से बहुत सी
बातें अपने क्लियर होंगी, जहन में आएंगी कि वास्तव में ये बात सही थी क्या। ठीक है, अब अपन जानते हैं बट कि किसी भी कण के लिए c का मान हमेशा क्या होता है कि दुनिया में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एन अल्टीमेट स्पीड है, ये एक नियतांक है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी अभी तक किसी भी चीज़ की नहीं है। इसका मतलब हो गया c का मान, ये जो c है दोस्तों उसका मान v से बहुत ज़्यादा होता है, c इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम v। तो यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन निकालें कि अतः द्रव्य तरंग के लिए क्या हो गया दोस्तों, Vp इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम c। क्या हो गया, Vp इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम c। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आई, क्या बात आई कि उस कण को यदि अपन तरंग रूप में मान लें, ध्यान देना बात को, मैं जो बात बता रहा हूं ये तरंग रूप में मैंने मान लिया, तो यहां तो तरंग रूप क्या कहती है कि भाई ये तो c² वेग से भागेगी, यानी प्रकाश के वेग से ज्यादा वेग से भी भाग जाएगी। तो कण और तरंग, जब कण को अपन तरंग माने तो कण की कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों दोस्तों साथ साथ चलने चाहिए। जहां कण है वहां ही उसकी क्या होनी चाहिए, तरंग होनी चाहिए। लेकिन तरंग तो क्या भाग रही है, c² वेलोसिटी से भाग रही है, यानी c² से भाग रही है, तो बेचारा कण तो रह जाएगा कहीं और तरंग भाग जाएगी कहीं। जबकि यदि अपन ने सिद्धांत रूप में माना है दोस्तों ये, तो अपन ये कह सकते हैं कि कण और तरंग दोनों एक जगह अपन को मिले तो भाई वो उसकी तरंग प्रकृति को शो कर रहा है। लेकिन यहां तो कला वेग कितना आ गया, c²v, और यहां से अपन क्या कह सकते हैं, अर्थात कण से संबद्ध, अर्थात दोस्तों कण से संबद्ध द्रव्य तरंग, कण से संबंध द्रव्य तरंग कण के वेग से अधिक वेग से गति करेगी, कण के वेग से अधिक वेग से गति करेगी। और इसका कंक्लूजन क्या निकला, कण को बहुत पीछे छोड़ देगी, कण को बहुत पीछे छोड़ देगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे मत समझो कि ये बोरिंग है कि भाई जब श्रोडिंगर डी ब्रोगली ने कह दिया कि कण की तरंग प्रकृति भी हो सकती है, कण प्रकृति भी हो सकती है, पुष्टि हो गई, उसके बाद में ये नया झंझट आ गया कि अपन ने कण को तरंग के रूप में मान लिया तो क्या होगा, तरंग तो भाग गई छोड़ के कण को। जबकि अपन क्या कह रहे हैं कि जहां कण मिले वहीं क्या मिलनी चाहिए, तरंग मिलनी चाहिए, वरना कौन कहेगा कि भाई इसकी कण और सब दोनों प्रकृति है। तो अपन ने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला, अर्थात कण से संबद्ध द्रव्य तरंग कण के वेग से अधिक वेग से गति करेगी, यानी कण को बहुत पीछे छोड़ देगी। और कण को बहुत पीछे छोड़ देगी तो दोस्तों ये क्या है, असंभावित परिणाम है। फिर कण का वजूद क्या हो गया, खत्म हो गया। ये दोस्तों क्या है, असंभावित परिणाम है। तो इस परिणाम को अपन को सही करना है तो इसके लिए अपन क्या करें, इसके लिए दोस्तों श्रोडिंगर ने वेव पैकेट की कंसेप्ट आई। वो कैसे आई, कैसे इनका वेग ठीक हुआ, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि असंभावित परिणाम क्यों है, क्योंकि कण तथा इससे संबद्ध द्रव्य तरंग एक स्थान पर दोस्तों होने चाहिए, एक स्थान पर ही होने चाहिए, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। तो अपन ये कहेंगे अर्थात कण से संबंध द्रव्य तरंग कण के वेग से अधिक वेग से गति करेगी, यानी कण को बहुत पीछे छोड़ देगी, तो ये एक असंभावित परिणाम है। और असंभावित परिणाम क्यों है, क्योंकि कण तथा इससे संबद्ध जो द्रव्य तरंग है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक स्थान पर होने चाहिए। समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दूं मैं, एक स्थान पर होने चाहिए, लेकिन एक स्थान पर नहीं है, ये तो कण तो तरंग तो भाग गई। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन मानेंगे ऐसा कि भाई एक क्षेत्र है जहां कण के पाए जाने की संभावना है। अतः कण के सहचारी, अपन बात कर रहे हैं अतः कण के साथ या सहचारी, अतः कण के साथ सहचारी द्रव्य तरंग के लिए एक सिंगल तरंग मानना
गलत है। कि अपन यदि किसी कण को मान रहे हैं और अपन मान रहे हैं कि उसके साथ में एक सिंगल तरंग है, तो वो बात गलत होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल तरंग होगी तो वो तो c² वेग से भाग जाएगी, कण बेचारा पीछे रह जाएगा, तरंग आगे चली जाएगी, जो कि अपन क्या कह रहे हैं कि एक असंभावित परिणाम है। यदि साथ साथ चलें दोनों तो अपन किसी कंक्लूजन पे पूछ सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो क्या हो रहे हैं भाई, अलग अलग हो रहे हैं। तो इस कठिनाई को अपन ने दूर किया, इस कठिनाई जो ये समस्या आ रही है, अतः कण के साथ द्रव्य तरंग के लिए एक सिंगल तरंग मानना क्या है दोस्तों, गलत है। तो अपन ये लिख सकते हैं उपरोक्त कठिनाई को, उपरोक्त समस्या को दूर करने के लिए, उपरोक्त समस्या को दूर करने के लिए, एक समस्या आ गई है, उपरोक्त समस्या को दूर करने के लिए यह विचार किया लोगों ने, यह विचार किया लोगों ने, यह विचार किया है कि, क्या विचार किया, क्योंकि कण एक निश्चित लघु स्थान, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कण एक निश्चित लघु स्थान और एक विमा में, उसको भी अपन एक विमा मान रहे हैं कि कण एक निश्चित लघु स्थान डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई मान लो, लघु स्थान अपन ने मान लिया एक रेंज है दोस्तों, डेल्टा एक्स में निहित होता है, निहित होता है ये रेंज मान ली। अतः इसके सहचारी द्रव्य तरंग लघु स्थान में, उसी लघु स्थान में निहित होनी चाहिए। कि यदि अपन उसको लघु स्थान में माने तो क्या होना चाहिए दोस्तों, वह तरंग भी उसके हिसाब से लघु स्थान में होनी चाहिए। और कैसी बनाई लोगों ने उसकी तरंग की प्रकृति, इस हिसाब से। तो ये जो स्थान है जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है दोस्तों, इतना, इसको अपन ने क्या मान लिया, डेल्टा एक्स मान लिया। कि भाई कण यहां इस स्थान में है और तरंग भी इस स्थान में हो सकती है। तो ये जो ऐसे बन रहा है, ये एक सिंगल तरंग नहीं है भाई, ये ऐसे बना है, इस हिसाब से बन रहा है। तो ये जो अपन ने कॉम्बिनेशन बनाया है, ये सिंगल तरंग नहीं है, अकेली तरंग नहीं है, क्योंकि अकेली तरंग बनाते तो दोस्तों ये इतनी ऐसे चलती। ये क्या है, कई तरंगों का कॉम्बिनेशन है, और कई तरंगों का कॉम्बिनेशन है तो इसको दोस्तों अपन क्या कहेंगे, तरंग समूह। क्या कहेंगे, तरंग समूह। यानी यदि अपन को किसी कण को तरंग स्वरूप में मानना है तो अपन उस कण को सिंगल तरंग के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। अपन को क्या मानना पड़ेगा कि बहुत सारी तरंगे स्टेशनरी वेव्स हैं, वो क्या कर रही हैं कि ऐसे वाइब्रेट हो रही हैं, कंपोज हो रही हैं, और वो क्या बना रही हैं दोस्तों, एक पैकेट बना रही हैं। और पैकेट का जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, आयाम ज्यादा है, वहां अपन ये कह सकते हैं कि उस एम्पलीट्यूड में कण भी वहां है और कण के सहचारी द्रव्य तरंग भी वहां पर है। तो इस स्थान को अपन देखो यहां से डेल्टा एक्स लघु स्थान में निहित होनी चाहिए। और इसके आगे क्या है कि डेल्टा एक्स स्थान में निहित और उसके बाहर, डेल्टा एक्स स्थान में निहित और उसके बाहर अतिक्षीण यानी दुर्बल। अतिक्षीण का मतलब है जिसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल भी ना हो, जैसे ये अतिक्षीण, दुर्बल, अतिक्षीण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, अतिक्षीण होनी चाहिए। और इसको अपन ने क्या कहा, तरंग पैकेट। क्या कहा इसको, तरंग पैकेट कहा। इसे तरंग पैकेट या तरंग समूह, तरंग पैकेट या तरंग समूह कहते हैं। और दोस्तों, और इसे साई, ध्यान देना साई, ये अपना साई है, जहां श्रोडिंगर इक्वेशन में ये साई आएगा। डेल्टा एक्स स्थान में अपन ने मान लिया कि एक पैकेट है,
पैकेट इस हिसाब से, और उस पैकेट में कहीं भी कण पाया जा सकता है, और कण पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जहां पर एम्पलीट्यूड दोस्तों क्या हो, आयाम ज्यादा हो, और इसको अपन ने क्या कहा, होनी चाहिए। और इस जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसको अपन ने तरंग पैकेट कहा, या तरंग समूह भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि तरंगे समूह में है। और इसे अपन दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, साई, और साई है एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में संभव हो सकता है, तो साई एक्स वाई जेड और टी। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो तरंग फलन को अपन ने साई से डिनोट किया है, और साई जो फलन है वो एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, और टी का भी हो सकता है, से निरूपित करते हैं। और इसे साई एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं, और इसे दोस्तों क्या कहते हैं अपन, तरंग फलन को तरंग आयाम भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन तरंग आयाम भी बोलते हैं, भी कहते हैं। तो तरंग वेव पैकेट की कंसेप्ट के कारण आगे डिटेल से अपने सिलेबस में है ये वेव पैकेट की कंसेप्ट, अपन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको यूज करते हैं, वेव पैकेट्स को न्यूमेरिकल अपने नेट की एग्जाम वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, तरंग पैकेट की कंसेप्ट। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि तरंग कण को जब अपन तरंग रूप में मान रहे हैं दोस्तों, तो तरंग बहुत आगे निकल गई, कण पीछे रह गया, जबकि साथ साथ होने चाहिए। जबकि तरंग पैकेट्स के रूप में अपन इसको मानेंगे तो कण भी यहाँ है, तरंग भी यहाँ है, और अपन ने मान लिया कि एक छोटा सा लघु स्थान। और इसमें मेन बात क्या है कि अपना जो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत था उसका भी क्या होगा दोस्तों, इसमें पालन होगा, क्योंकि वो भी क्वांटम का सिद्धांत है। अपन बात करेंगे, एक नोट लगा के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सिद्धांत का क्या हो गया दोस्तों, पालन हो गया। तो अब अपने पास में आ गया तरंग पैकेट। तो अब अपन डिस्कस करेंगे तरंग पैकेट के गुणधर्म, कि तरंग पैकेट बन गई, तरंग बन गई, तो उस तरंग पैकेट के दोस्तों क्या 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 होने चाहिए, क्या क्या गुणधर्म उनके होने चाहिए। तरंग पैकेट के गुणधर्म। हाँ, तरंग पैकेट के गुणधर्म, इसका मतलब जब भी अपन कहें, क्या कहें कि कण को तरंग रूप में मानना है, गलत बात। कण को तरंगों के कॉम्बिनेशन, यानी कण को तरंग पैकेट के रूप में मानना बिल्कुल सही है। यहां से अपन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो वेलोसिटी उतनी आएगी जितनी कण की आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि तरंग पैकेट उसी वेग से गति करता है जिस वेग से कण गति करता है, तो दोनों साथ साथ ही होंगे। तो गुणधर्म क्या क्या है, सबसे पहली बात ये अपने एग्जाम में पूछ सकते हैं, तरंग पैकेट का गुण है इसका मान वहां अधिक होना चाहिए, इसका मान वहां अधिक होना, इसका मान वहां अधिक होना चाहिए जहां कण के होने की संभावना, जहां कण के पाए जाने की संभावना। और दोस्तों कण के पाए जाने की संभावना को अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता। क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। चाहे मैथमेटिक्स की बात करो चाहे फिजिक्स की बात करो, कण के पाए जाने की संभावना क्या होनी चाहिए, अधिक हो। कण के पाए जाने की संभावना अधिक हो, यानी तरंग जो आयाम पैकेट अपन ने लिया है तो उसका जो आयाम है उसका मान वहां अधिक होना चाहिए जहां कण के पाए जाने की संभावना अधिक हो, प्रायिकता अधिक हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, साई का स्वयं के प्रति व्यतिकरण क्या होना चाहिए दोस्तों, स्वयं के प्रति व्यतिकरण संभव होना चाहिए। आ सकता है, गुणधर्म आ सकते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में कि कौन सा कथन असत्य है, तो साई का स्वयं के प्रति दोस्तों क्या होना चाहिए, व्यतिकरण होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट बात है तरंग फलन साई किसका गुणधर्म, एक कण के व्यवहार को व्यक्त करे, एक कण के व्यवहार को व्यक्त करना चाहिए, व्यक्त करे कि ये कण के व्यवहार को भी व्यक्त करे। तो उस तरंग पैकेट के अपन तरंग जो पैकेट है जिसको अपने एक्सेप्ट किया है वो क्या है, असेसिबल है, एक्सेप्टेबल है। यदि ये गुण नहीं है उस तरंग पैकेट में तो वो उस कण के साथ में नहीं रह सकता, यानी अपन उस तरंग पैकेट को ये कह सकते हैं कि ये तरंग पैकेट इस कण के साथ नहीं रह सकता, यानी इसके पाए जाने की संभावना क्या है, जीरो है।
तो अपन को तरंग पैकेट यदि अपन ने माना है तो तरंग पैकेट में ये तीन ही बातें होनी चाहिए कि कण के पाए जाने की संभावना वहां होनी चाहिए जहां पर तरंग पैकेट का आयाम क्या है, अधिक है। दूसरा, साई का स्वयं के प्रति क्या होना चाहिए दोस्तों, व्यतिकरण होना चाहिए। और तरंग फलन साई है वो कण के व्यवहार को व्यक्त करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि तरंग पैकेट में जब अपन ने मान लिया तो इस तरंग पैकेट का अपन वेग निकालें और वेग को देखें कि वास्तव में जब अपन ने तरंग पैकेट मान लिया तो इसका वेग कितना है। तो अपन दोस्तों काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं समूह वेग। किसकी बात कर रहे हैं, समूह वेग या वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। इस पे अपने वेव एंड ऑसिलेशन में भी इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तरंग समूह वेग और कला वेग पे, वहां से भी अपन यहाँ ये टॉपिक कर सकते हैं। तो VG ग्रुप वेलोसिटी d ओमेगा अपॉन डी के, अपन पढ़ेंगे इसको d ओमेगा अपॉन डी के। और अब अपन जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू और k बराबर दोस्तों क्या है, तरंग संचरण नियतांक 2 पाई अपॉन लेमड़ा। इसकी वैल्यू अपन पुट करें तो d क्या आ सकता है, d न्यू और बटे d 1 अपॉन लेमड़ा। 2 पाई से अपन ने 2 पाई निकाल दिया, काट दिया, ठीक है। अब यहां से अपन जानते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू और P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमड़ा, दोस्तों जानते हैं अपन। तो इसमें क्या करें अपन, H के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें भाई, और तो क्या करें, H के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें अपन कहें तो जैसे डी एच न्यू और डी एच अपॉन लेमड़ा, और इसको अपन क्या लिखें, डी ई अपॉन डी पी। अपन ने क्या लिख दिया, डी ई फॉर एनर्जी है, एच न्यू है, और पी क्या है दोस्तों, मोमेंटम है, लिख दिया भाई। अब अपन कोई गतिशील कण है तो उसके लिए ऊर्जा जानते हैं अपन पी स्क्वायर अपॉन 2m। गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, पी स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू पुट करें तो Vg इक्वल्स टू डी अपॉन डी पी, और अपन ने वैल्यू रख दी पी स्क्वायर अपॉन 2m। अवकलन है, पी के सापेक्ष अवकलन है, तो ये क्या हो गया अभी 2p अपॉन 2m, 2 से 2 कट गया, p अपॉन m, और दोस्तों वेग कितना आ गया v, यानी Vg इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, v आ गया। यानी जो अपन ने तरंग पैकेट का वेग माना है वो किसके वेग के बराबर आ गया, कण के वेग के बराबर आ गया। तो अपन अब कह सकते हैं इजीली कि भाई जो अपन ने कण माना है वह एक तरंग पैकेट के रूप में मूव करेगा, और उस तरंग पैकेट की वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, और वो कण के वेग के बराबर है। इसका मतलब तरंग पैकेट कण के साथ साथ है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, इस प्रकार तरंग पैकेट का समूह वेग, तरंग पैकेट का समूह वेग, इस प्रकार तरंग पैकेट का समूह वेग कण के वेग के बराबर आता है या होता है। अपन ने ये बात कह दी। तो अपन ने क्या मान लिया दोस्तों कि यदि कोई कण है वो तरंग के रूप में गति करेगा, उसके व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, तो तरंग और कण दोनों क्या होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। और ये तभी हो सकते हैं, बहुत अच्छे से बात को ध्यान में रखना है, जब कण है वो तरंग पैकेट के रूप में गति करे, ना कि एक सिंगल तरंग के रूप में गति करेगा। अब अपन निष्कर्ष निकालें कि भाई क्या कंक्लूजन निकला जो अपन ने ये बात की है। मिटा दूं एक बार, क्या है तरंग पैकेट। निष्कर्ष अपन बता रहे हैं, निष्कर्ष किसके बारे में, तरंग पैकेट, वेव पैकेट। ये निष्कर्ष दोस्तों अपन को ध्यान में रखने हैं। पहली बात क्या आई, कण के वेग के बराबर वेग से गति करता है। तरंग पैकेट है वो कण के वेग के बराबर वेग से गति करता है। कि तरंग पैकेट जो अपन ने लिया है वो किस वेग से, कण का जो वेग है उसके वेग के बराबर वेग से गति करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है। दोस्तों जो हाइजेनबर्ग साहब ने जो एक्सपेरिमेंट दिया, हाइजेनबर्ग साहब ने क्या दिया, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, उस नियम की पालन करता है और करनी भी इसको चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है तरंग पैकेट, यह है कि तरंग पैकेट
को साई एक्स वाई जेड टी, तरंग पैकेट को साई एक्स वाई जेड टी से निरूपित करते हैं, से निरूपित करेंगे या निरूपित करते हैं तथा इसे तरंग आयाम भी कहते हैं, तथा इसे दोस्तों क्या कहेंगे, तरंग आयाम भी कहते हैं। याद रखना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन अपने सिलेबस में है, इसलिए इसको बार बार मैं जोर दे रहा हूं। साई एक्स वाई जेड टी को अपन दोस्तों क्या कहते हैं, तरंग आयाम भी कहते हैं। और इसके लिए एक कंडीशन है, डेल्टा के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोस्तों क्या है 1/डेल्टा एक्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पूछ सकता है कि जब मैंने आपको डायरेक्ट ये बात लिखी है डेल्टा के अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1/डेल्टा एक्स, ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो दोस्तों क्या हो गया, डेल्टा के डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ एच क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दो तो दोस्तों क्या हो गया, एच क्रॉस डेल्टा के डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस, और एच क्रॉस डेल्टा के पी बराबर अपन पढ़ेंगे एच क्रॉस के, और जैसे ही डेल्टा पी में चेंज करेंगे तो दोस्तों एच क्रॉस डेल्टा के आ जाएगा। यानी ये अपन कह सकते हैं कि जब अपन इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करें इसका समय का, तो ये क्या आ जाएगा, स्पेस में आ जाएगा, ये के स्पेस में बोल सकते हैं अपन, के स्पेस अलग स्पेस हो गया, और इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस। यानी ये अपना जो अनिश्चितता सिद्धांत था उसका दोस्तों क्या हो गया, पालन हो गया। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो तरंग पैकेट है वो कण के वेग के बराबर वेग से गति करता है, अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है। तरंग पैकेट को अपन साई एक्स वाई जेड टी से निरूपित करेंगे, और इसे दोस्तों अपन क्या कहेंगे, आयाम कहते हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/डेल्टा एक्स, इसको वज्र गुणा करेंगे, यानी अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करता है। और इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना बात को। हाँ, समझ में आ गया होगा। अब जो ये अनिश्चितता सिद्धांत लिखा है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि अपन इस कण का, क्योंकि भाई ये क्वांटम को फॉलो कर रहा है, और क्वांटम कहती है कि किसी कण की स्थिति यदि आपके पास में निश्चित है तो उसके वेग का निर्धारण अपन नहीं कर सकते। तो देखो एक नोट लगा के, इंपॉर्टेंट करके एक नोट लगाना जिसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या है वो, यदि हम मान लें, क्या माने दोस्तों, डेल्टा के बराबर 0, इसका मतलब क्या है कि के में परिवर्तन क्या है, 0 है, यानी डेल्टा पी इक्वल्स टू एच क्रॉस डेल्टा के, और बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। इसका मतलब अर्थात एक ऐसे कण को निरूपण करता है जिसका संवेग क्या है, 0 है। अर्थात अपन मानेंगे, अर्थात एक ऐसे कण का निरूपण, एक ऐसे कण का निरूपण जिसके संवेग में दोस्तों क्या है, अनिश्चितता बराबर 0 है। संवेग में अनिश्चितता दोस्तों क्या है, 0 है, 0 है, ठीक है। अब इस स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी दोस्तों, संवेग में होगी, तो स्थिति में अनिश्चितता, देखो यहां से डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एच क्रॉस अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा पी 0 है तो एच क्रॉस अपॉन 0, यानी क्या हो गया दोस्तों, अनंत। इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अपन को पता ही नहीं है कण कहां है, तो ऐसे इसको क्या कहें। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, अतः ऐसे कण के लिए, अतः ऐसे कण के लिए तरंग समूह में डेल्टा लेम्बडा बराबर 0 या डेल्टा लेम्बडा बराबर 0 या केवल एक तरंग धैर्य, या केवल एक तरंग धैर्य, और उसको अपन ने माना लेम्बडा बराबर लेम्बडा 0 की तरंग ही होगी, एक तरंग ही होगी जो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, क्योंकि स्थिति में अनिश्चितता अपन मान सकते हैं, इंफिनिटी का मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, यानी ये क्या हो गया दोस्तों, डेल्टा एक्स बराबर इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको अपन डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करें, ये साई और
ये क्या हो गया, अपनी एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस ये प्लस अनंत और ये दोस्तों माइनस अनंत। तो अपन इस तरंग को क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, कैसे, ऐसे। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने इसको क्या कर दिया, निरूपित कर सकते हैं। तो अपन इसके आगे लिखें, ऐसे कण को निरूपित, ऐसे कण को निरूपित करता है जिसका संवेग p ज्ञात है। ऐसे कण को निरूपित करता है जिसका संवेग p ज्ञात है, क्योंकि p ज्ञात है इसका मतलब p नियत है, तभी तो डेल्टा p टेंड्स टू 0 आ रहा है। यहां से देखें अपन, p ज्ञात है, p कांस्टेंट है, p ज्ञात है, तभी तो डेल्टा p 0 है। तो यह एक, अतः ऐसे कण के लिए तरंग समूह में डेल्टा लैम्बडा बराबर 0 या केवल एक तरंग धैर्य लैम्बडा बराबर लैम्बडा 0 की तरंग ही होगी जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या डेल्टा एक्स बराबर इन्फिनिटी, ऐसे मान सकते हैं अपन इसको, कोमा लगा, ऐसे कण को निरूपित करता है जिसका संवेग p ज्ञात है। p ज्ञात है तो अनिश्चितता कितनी होगी दोस्तों, अनिश्चितता डेल्टा p बराबर क्या होगी दोस्तों, डेल्टा p बराबर 0, डेल्टा p बराबर 0। लेकिन इसकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपन ने तो तरंग को स्प्रेड कर दिया कि कण कहीं भी हो सकता है। क्या हो गया, कण कहीं भी हो सकता है, जिसका संवेग तो अपन को निश्चित ज्ञात है, लेकिन उसकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसे तरंग फलन को बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, ऐसे तरंग फलन को हार्मोनिक, ऐसे तरंग फलन को हार्मोनिक तरंग फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे तरंग फलन को हार्मोनिक तरंग फलन से निरूपित किया जाता है कहते हैं। और हार्मोनिक तरंग फलन का मतलब है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, बीच में टूटने नहीं चाहिए। तो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक जो अनुपात है उसमें दो ही अनुपात ऐसे हैं, एक तो कोस टी या साइन टी, या कोस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी। ऐसे ये दो ही फलन है जो कंटिन्यूअस तरंग के रूप में चलते हैं, जिसको कोस को अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, कोज्या, और साइन को अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, ज्या। तो हार्मोनिक फलन के रूप में यदि अपन बात करें तो जब भी अपन बात करेंगे तो इनके मान कैसे होने चाहिए, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया, या कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको तो कैसे ही लिख दो चाहे, क्योंकि कोस है वो माइनस को खा जाता है। और यहां पर ये कैसा हो सकता है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ऐसे। यानी अपन इस तरंग को ऐसे फलन से निरूपित करें उनको अपन हार्मोनिक तरंग फलन कह सकते हैं, जहां पर के है वो तरंग संचरण नियतांक है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ओमेगा बराबर दोस्तों क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसका मान है 2 पाई न्यू, या ई अपॉन एच क्रॉस बोल सकते हो, ए अपॉन एच क्रॉस, या इसको अपन बोल सकते हैं पी अपॉन एच क्रॉस बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से अपन ने चर्चा की कि तरंग साई जो फलन है, फंक्शन है, जिसको अपन साई से निरूपित करते हैं, और एक कण को यदि अपन तरंग रूप में माने दोस्तों, तो एक सिंगल तरंग नहीं मान के एक तरंग पैकेट की अपन कंसेप्ट काम में लेते हैं, और तरंग पैकेट में क्या क्या गुण होने चाहिए और उसका जो फलन के रूप में अपन व्यक्त करें वो कैसे फलन होने चाहिए दोस्तों, हार्मोनिक फलन होने चाहिए। आज के लिए तरंग फलन और इससे जो जुड़ी हुई बातें हैं इतना ही, धन्यवाद।